टेंसर को पढ़ते हुए आपने कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर का मतलब क्या है और इन्हें ये नाम दिया क्यों गया है? टेंसर की सीरीज़ के इस थर्ड वीडियो में हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स की हेल्प से जानेंगे कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर का फिजिकल मीनिंग क्या है। टेंसर के डेफिनेशन में हमने जाना था कि टेंसर ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को ओबे करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी टेंसर को अलग अलग फ्रेम में मेज़र करने पर टेंसर के कंपोनेंट और बेसिस वेक्टर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन टेंसर खुद चेंज नहीं हो सकता। इसे एक फर्स्ट रैंक टेंसर यानी वेक्टर से समझते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग फ्रेम में मेज़र करने पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट और बेसिस वेक्टर तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है कि टेंसर खुद इनवेरिएंट है, जिस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेंसर के कंपोनेंट्स और बेसिस वेक्टर्स इनवेरिएंट नहीं हैं, बल्कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के चेंज होने पर ये भी चेंज हो जाते हैं। इन जनरल बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के चेंज होने पर टेंसर के कंपोनेंट में यह चेंज दो तरह से हो सकता है, कॉन्ट्रावेरिएंट मैनर में और कोवेरिएंट मैनर में। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट की। इसे समझने के लिए एक फर्स्ट रैंक टेंसर यानी वेक्टर लेते हैं। यह एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर हम इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिखें तो यह वेक्टर ए बी इक्वल होगा 4i कैप प्लस 3j कैप के, जहां i कैप और j कैप यूनिट वेक्टर्स यानी कोऑर्डिनेट के बेसिस हैं, जबकि 4 और 3 दोनों बेसिस वेक्टर्स के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दें तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए बी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर आई कैप प्राइम पहले कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर आई कैप का डबल है, जबकि जे कैप प्राइम सेम ही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के चेंज होने पर वेक्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेक्टर के कंपोनेंट्स में चेंज आएगा। इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए बी में आई कैप प्राइम बेसिस के डबल होने की वजह से इसके अलॉन्ग कंपोनेंट अब 2 है। कहने का मतलब है कि बेसिस वेक्टर को डबल करने की वजह से वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए अब पहले के कंपैरिजन में हाफ कंपोनेंट की ही ज़रूरत है। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए बी इक्वल होगा 2i कैप प्राइम प्लस 3j कैप प्राइम के। क्लियर है कि बेसिस वेक्टर के डबल होने की वजह से उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हाफ हो गया है, लेकिन ओवरऑल वेक्टर सेम ही है। किसी क्वांटिटी का इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। किसी टेंसर को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने पर अगर बेसिस वेक्टर के बढ़ने पर उसके अलॉन्ग कंपोनेंट घट जाए तो ऐसे टेंसर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहलाते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट का मतलब ही है एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी यानी अपोजिट मैनर में ट्रांसफॉर्म होना। अगर किसी वेक्टर के बेसिस और कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट मैनर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो उसे कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं। इनमें से किसी के भी बेसिस को अगर डबल किया जाए तो उनके कंपोनेंट्स हाफ हो जाते हैं, बट ध्यान रखें कि केवल कंपोनेंट हाफ होगा, वेक्टर सेम ही बना रहेगा। अब बात करते हैं कोवेरिएंट की। इसे एक ग्रेडियंट से समझते हैं। एक ग्रेडियंट किसी फंक्शन के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और डायरेक्शन को बताता है। अगर कोई फंक्शन f है तो इसका 2 डायमेंशनल स्पेस में ग्रेडियंट डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप होगा, जहाँ डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट है, जबकि डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए फंक्शन के ग्रेडियंट को दोनों डायरेक्शन के लिए सेपरेट ड्रॉ करते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि फंक्शन के साथ दो डायरेक्शन को विजुलाइज कर पाना मुश्किल है। नाउ एक बार फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करें तो ग्रेडियंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसका आई कैप प्राइम बेसिस आई कैप बेसिस का डबल है। दोनों नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि आई कैप प्राइम के डबल होने की वजह से इस डायरेक्शन में डेल एक्स प्राइम पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया है। जैसा कि एक्सपेक्टेड है,
लेकिन ग्रेडियंट में डेल एक्स प्राइम डिनोमिनेटर में है, और अगर डेल एक्स प्राइम हाफ होगा तो डेल एफ ओवर डेल एक्स प्राइम डबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि बेसिस के डबल होने पर उसके अलोंग कंपोनेंट भी डबल हो गया है, लेकिन ओवरऑल ग्रेडियंट अभी भी सेम ही है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर किसी टेंसर को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करने पर बेसिस के बढ़ने पर उसके अलोंग कंपोनेंट भी बढ़ जाए तो उस टेंसर को कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं। कोवेरिएंट का मतलब ही है सेम वे में ट्रांसफॉर्म होना। अगर किसी वेक्टर के बेसिस को डबल करने पर उसका कंपोनेंट भी डबल हो जाए तो ऐसे वेक्टर कोवेरिएंट वेक्टर कहलाते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट। अब इनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। टेंसर नोटेशन के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टेंसर नोटेशन में इंडिसेस को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। किसी वेक्टर को एक नॉन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया गया है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो बेसिस वेक्टर्स हैं, ई सब 1 और ई सब 2। बेसिस वेक्टर्स में इंडिसेस को हमेशा ही सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब बात करते हैं इस वेक्टर के कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन की। अगर यह वेक्टर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स पैरेलल प्रोजेक्शन से कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स में कंपोनेंट बेसिस के अपोजिट मैनर में चेंज होते हैं। इसलिए चूंकि बेसिस में इंडिसेस को सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है तो कंपोनेंट में इंडिसेस को इसके अपोजिट सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इस तरह अगर यह वेक्टर एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ए सुपर 1 ई सब 1 प्लस ए सुपर 2 ई सब 2 से किया जाएगा, जहां ए सुपर 1 और ए सुपर 2 वेक्टर ए का पैरेलल प्रोजेक्शन होगा। इन्हें कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर वेक्टर कोवेरिएंट है तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन से कैलकुलेट किए जाते हैं। चूंकि कोवेरिएंट वेक्टर्स में कंपोनेंट और बेसिस सेम ही मैनर में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसलिए इसके कंपोनेंट्स में इंडिसेस को बेसिस की तरह ही सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इस तरह अगर यह एक कोवेरिएंट वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ए सब 1 ई सब 1 प्लस ए सब 2 ई सब 2 से किया जाता है, जहां ए सब 1 और ए सब 2 वेक्टर ए का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होगा। इन्हें कोवेरिएंट कंपोनेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर के जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की। मान लेते हैं कि एक फंक्शन f स्केलर फील्ड को x सुपर i कोऑर्डिनेट में डिफाइन करता है। तो इस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट इस तरह डिफाइन किया जाता है, जहां ईच कंपोनेंट ग्रेडियंट के कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स को u सब i से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ इंडेक्स i को सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ग्रेडियंट एक कोवेरिएंट टेंसर है जिसमें इंडिसेस को कंपोनेंट्स के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अगर कोऑर्डिनेट को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार सुपर i से ट्रांसफॉर्म कर दें तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जहाँ u बार सब i नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट के कंपोनेंट्स हैं। अगर चेन रूल से u बार सब i को एक्सपेंड करें तो यह इस एक्सपांशन के इक्वल होगा। नाउ आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन की हेल्प से इसे डेल एफ ओवर डेल एक्स सुपर आर डेल एक्स सुपर आर ओवर डेल एक्स बार सुपर आई लिखा जा सकता है। यहाँ ध्यान दें तो डेल एफ ओवर डेल एक्स सुपर आर यू सब आर के इक्वल होगी, जो कि एक्स सुपर आई कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट का कंपोनेंट है। यह रिलेशन ग्रेडियंट के एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, जहां u बार सब i x बार सुपर i कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट का कंपोनेंट है, u सब r x सुपर i कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट का कंपोनेंट है, और डेल x सुपर r ओवर डेल x बार सुपर i एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन जनरल बात करें तो अगर u एक रैंक 1 कोवेरिएंट टेंसर है जिसके u सब i x सुपर i कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट है, जबकि u बार सब i x बार सुपर i कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन को इस लॉ से बताया जाता है।
अब बात करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन की। मान लेते हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम x सुपर i में v वेलोसिटी है, जिसके कंपोनेंट्स v सुपर i से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ हमने इंडेक्स को वेलोसिटी के सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है जिसमें इंडिसेस को कंपोनेंट्स के सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार सुपर i में ट्रांसफॉर्म कर दें, तो इस कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को v बार सुपर i से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर चेन रूल से v बार सुपर i को एक्सपांड किया जाए और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन अप्लाई करें, तो यह इसके इक्वल होगा। यहाँ ध्यान दें तो डेल x सुपर r ओवर डेल t v सुपर r के इक्वल होगी, जो कि x सुपर i कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। यह रिलेशन वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन जनरल बात करें तो अगर v एक रैंक 1 कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है जिसके x सुपर i कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट v सुपर i और x बार सुपर i कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट v बार सुपर i हो, तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन रूल को इस लॉ से बताया जाता है। लेट्स समराइज ऑल दिस। कोवेरिएंट का मतलब है सेम मैनर में, जबकि कॉन्ट्रावेरिएंट का मतलब है ऑपोजिट मैनर में। अगर किसी टेंसर में बेसिस और कंपोनेंट्स सेम मैनर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो उन्हें कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं। लेकिन अगर किसी टेंसर में बेसिस और कंपोनेंट अपोजिट मैनर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो उन्हें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहते हैं। जो टेंसर कोवेरिएंट होते हैं उनमें इंडिसेस को कंपोनेंट्स के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जबकि जो टेंसर कॉन्ट्रावेरिएंट होते हैं उनमें इंडिसेस को कंपोनेंट के सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ग्रेडियंट कोवेरिएंट टेंसर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल इस तरह से दिया जाता है।